अगला क्वेश्चन क्या है, लेकिन क्वेश्चन का नंबर क्या है भाई, 113 होना चाहिए ना। हाँ 113। सो दिस क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन बोलता है फॉर द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइंग द इक्वेशन गिवन बिलो। ए के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई कीजिए जो दी हुई है। फॉर द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई द इक्वेशन गिवन बिलो, द गिवन वैल्यूज आर। किसकी वैल्यू पूछी हुई है, क्वेश्चन कैसा है, द आइगन वैल्यू, हाँ सॉरी मैं, द आइगन वैल्यूज आर, आइगन वैल्यू पूछी हुई है। ये ए सेटिस्फाई करता है इसको, तो पूछा गया है आइगन वैल्यूज क्या है इसकी, है ना। अब कैसे करें, सोचो आप कैसे करोगे इसको यार। जनरल तरीके से करोगे तो फंस जाओगे कि भैया आपने कुछ ए मान लिया, उसमें इसका मल्टीप्लाई किया, इक्वेट किया, उसके बाद ए लेके आए और ए की वैल्यू फाइंड कर। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, आप दिमाग लगाओ। आईआईटी आपसे चाह रहा है कि आप दिमाग लगाओ, उसने आंकड़े भी ऐसे दिए हुए, आप दिमाग लगा रहे हो। आप बड़े गौर से देखोगे यार, ये 1 2 3 7 8 9 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 यहाँ दे दिया, 4 5 6 यहाँ कर दिया। मैं कुल मिला के ये दोनों एक जैसे ही दिख रहे, थोड़ा सा इंटरफेयर कर दिया है। अब देखो मान लो एक प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी है कि मान लो ए बी इज इक्वल टू सी, ये ए ये बी इज इक्वल टू सी। मान लो आप इनका डिटर्मिनेंट कर देते हो लाइक दिस, तो हम तो जानते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, इन दोनों का इंडिविजुअल डिटरमिनेंट का गुणा इज इक्वल टू दिस। इतना तो हमें पता है, यस और नो है जी। क्या होगा इससे, बताऊंगा मैं क्या होगा। चलो मैं कर देता हूं। ए का डिटरमिनेंट हो गया साहब, ये रहा। इसका डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट, मान लो इसका डिटरमिनेंट सपोज एक्स आया, एक्स आया। अब सोचो इसमें और इसमें किस चीज का फर्क है, एक रो चेंज कर दी गई है, इंटरचेंज कर दी गई है। तो हमने पढ़ा कि डिटरमिनेंट में जब रो इंटरचेंज हो जाती है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, सिर्फ एक नेगेटिव साइन आ जाता है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। यानी कि अगले वाले की डिटरमिनेंट की वैल्यू ये है, देख लो आप, इसकी वैल्यू जो भी आएगी, सपोज एक्स आई, इसकी माइनस एक्स आएगी। मानते हो ना इस बात को। तो ये दोनों गए तेल लेने, सो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू आना चाहिए -1। अब आओ हमारी आइगन वैल्यूज की कंडीशन पे। आइगन वैल्यू में एक चीज इन्वॉल्व है ना, क्या इन्वॉल्व है कि आइगन वैल्यूज जो होगी ना उनका मल्टीप्लीकेशन सर होता है डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। मानते हो इस बात को। तो जो भी आइगन वैल्यूज होगी उनका डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा, -1 के बराबर। आइए जरा देखते हैं कहां कहां कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो जनाब, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो। सो j इज मल्टीप्लाई विद j स्क्वायर इज -1, -1 इज ऑलरेडी देयर, और ये है आपका 1। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या, बिल्कुल भी नहीं हो रही। कम ओवर हियर, यहां कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, यहां पे भी नहीं हो रही, यहां पे हो रही है क्या, 1 गुणा -1, सो दिस इज नथिंग बट -1। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई यारा। तो आईआईटी इसलिए ये क्वेश्चन दिया और इसलिए ऐसे ऑप्शन पूछे कि आप इस टाइप से दिमाग लगा पाएं। हो सकता था कि वो दूसरे ऑप्शन में भी मल्टीप्लिकेशन -1 दे देता, लेकिन वो चाहता ही नहीं था। वो आपसे सिंपली चाहता था कि रुकें, सोचें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, क्वेश्चन सॉल्व करें और आगे बढ़ जाएं। इतना ही चाहता था आईआईटी। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन आपसे, क्वेश्चन नंबर 114। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान रखिएगा, उसने एनओटी को बड़ा करके भी लिख दिया, फिर भी थोड़ा इधर उधर लोचा कभी कर दो तो करना नहीं। स्क्वायर है मैट्रिक्स आपका ए, उसमें से कौन सी कंडीशन, आइए देखते हैं जरा। इफ ए इज अ अपर ट्राइंगुलर, द आइगन वैल्यू ऑफ ए आर द डायगोनल एलिमेंट्स। बिल्कुल सही है, अपर ट्राइंगुलर के केस में डायगोनल एलिमेंट ही उसके आइगन वैल्यूज होती हैं। पहला वाला बिल्कुल सत्य, और हमें असत्य को पकड़ना है। दूसरा, इफ ए इज रियल सिमेट्रिक, ठीक है, द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर ऑलवेज रियल एंड पॉजिटिव। यार रियल होगी ये तो पढ़ा है, लेकिन पॉजिटिव होगी ये तभी जब इफ ए इज अ रियल पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स। क्या उसने लिखा है कि ए इज अ रियल पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स? नो, ए इज रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
द आइगन वैल्यू ऑफ ए आर ऑलवेज रियल। हाँ, रियल तक तो ठीक था, लेकिन पॉजिटिव ऐड कर दिया तो ये बात बिल्कुल गलत इसने लिख दी, तो हमने पकड़ लिया ना नॉट ट्रू। बाकी को भी देख लेते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो अच्छे से। सी ऑप्शन है, इफ ए इज रियल द आइगन वैल्यू ऑफ ए एंड ए ट्रांसपोज आर ऑलवेज सेम। बिल्कुल सेम होती हैं साहब, बिल्कुल सेम होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ ऑल द प्रिंसिपल माइनस ऑफ ए आर पॉजिटिव, ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर ऑल्सो पॉजिटिव। ये पॉजिटिव डेफिनेट वाली क्या, इफ ऑल द प्रिंसिपल माइनस ऑफ ए आर पॉजिटिव। प्रिंसिपल माइनस वही अपर हमने पढ़ा था कि नहीं, कौन सा, अपर लेफ्ट वाले। अपर लेफ्ट वाले मैंने बता दिया उन्हें कैसे पकड़ना है। सो अपर लेफ्ट वाले सारे माइनस जो थे वो ग्रेटर देन 0 थे, यानी कि पॉजिटिव थे। तो इसका मतलब था पॉजिटिव डेफिनेट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और उसका मतलब होता है कि सारी आइगन वैल्यूज जो हैं वो पॉजिटिव होती हैं। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट। अब सोचो, आप फंस जाते, आपको ये समझ में नहीं आता तो क्या करते, आप इसे ही ट्रिक करके आ जाते। कहने का मतलब कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस। लेट्स कम टू द अनदर वन, क्वेश्चन नंबर 115। फॉर द मैट्रिक्स इतना, वन ऑफ द नॉर्मलाइज्ड आइगन वेक्टर इज गिवन बाय। अच्छा जी, नॉर्मलाइज्ड पूछ लिया है, बताओ आप नॉर्मलाइज्ड वेक्टर कैसे निकालें। तो या तो बाय प्रोसीजर हम जाएं, हम इसके वेक्टर निकाल लें, और वेक्टर निकालने के बाद इनमें से कोई एक का उसका नॉर्मलाइजेशन कर दें, हमने सीखा ही था, और आंसर कर दें। तो चलो बाय प्रोसीजर जाते हैं। a माइनस लेमड़ा आई, जिसका डिटरमिनेंट निकालना है और 0 से इक्वेट करना है। डायगोनल एलिमेंट से लेमड़ा कर दीजिए, 5 माइनस लेमड़ा 1 3 3 माइनस लेमड़ा इज इक्वल टू 0। शॉर्टकट से जाना चाहते हैं, बिल्कुल शॉर्टकट से जाएंगे सर, इतना भी क्यों सॉल्व करें, तो शॉर्टकट से चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। शॉर्टकट क्या बोलता है, लेमड़ा स्क्वायर माइनस ए लेमड़ा प्लस डी इज इक्वल टू 0, इजंट इट। हाँ सर, तो लेमड़ा स्क्वायर ये है समेशन या ट्रेस, दैट इज 8 लेमड़ा, और डी आपके पास कितना है, दैट इज द डिटरमिनेंट 15 माइनस 3 12। आइए जरा, सो दिस इज नथिंग बट लेमड़ा स्क्वायर माइनस 6 लेमड़ा माइनस 2 लेमड़ा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखोगे, सो लेमड़ा माइनस 6 माइनस 2 विल कम आउट, लेमड़ा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2 वैल्यूज आर कमिंग, लेमड़ा इज इक्वल टू 2 एंड 6, 2 आइगन वैल्यूज आ गई। अब इनके रिस्पेक्ट में आइगन वेक्टर, मैं शॉर्टकट बताऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन पहले लंबे चलने का, बाद में शॉर्टकट की बात करने का, ठीक, ओके। चलो, तो इनके रिस्पेक्ट में मैं आइगन वेक्टर्स फाइंड कर लेता हूं। आइगन वेक्टर्स फाइंड करने के लिए मुझे बनाना पड़ेगा क्या, a माइनस लेमड़ा आई गुणा x इज इक्वल टू 0। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन, ठीक है साहब। सो सबसे पहले लेमड़ा इज इक्वल टू 2 ले लो, 2 को घटाओ डायगोनल एलिमेंट में से, तो ये बचेगा 3 1 3 2। एम आई राइट और नॉट, x1 x2 एंड 0 0। क्या किया मैं, 2 घटा दिया, 5 में से 2 गया तो 3 बचा, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, और आप 2 लिख रहे हो। ठीक है बेटा, इसको मैंने 1 लिख लिया है, ये लीजिए, ओके, ठीक। आगे बढ़े आप, तो ये हो गया 3 3, ये हो गया 0 0, बिल्कुल किया जा सकता है, लिखने की जरूरत भी नहीं है अब तो। x1 और x2 एंड दिस इज नथिंग बट 0 0। अब यहां से देखोगे आर्बिट्ररी कांस्टेंट 1 आएगा, साथ में x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0 कंडीशन भी आ रही है। किसी को भी मान लीजिए, x2 को आप मानते हैं k, तो x1 भाई साहब हो जाएंगे माइनस ऑफ k, तो यहां से -1 और 1 हमारा 1 ऑफ द वेक्टर से, -1 और 1। इसका नॉर्मलाइज फॉर्म करना है, तो आपने सीखा है कि इसका नॉर्मलाइज्ड फॉर्म जो होगा सर वो क्या होगा, ये -1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 2, सिंपल अंडर रूट 2।
और दूसरा हो जाएगा 1/√2। क्या इस टाइप का कोई ऑप्शन अवेलेबल है क्या? यस सर, ऑप्शन अवेलेबल है एंड देयर इज ऑप्शन इज बी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहां पे माइनस साइन हमारा ऊपर आया, इनका नीचे आया, इनका नीचे आया। अरे भाई x1 को k मान लूं मैं तो फर्क पड़ेगा क्या? हाँ, कोई ऑप्शन ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि सेम टू सेम ऑप्शन मिल जाए, ऊपर माइनस और नीचे नेगेटिव, ना, ऐसा नहीं मिलेगा। ये नेगेटिव या किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, पकड़ लोगे आप। x1 को यदि k माना था, x2 इक्वल टू माइनस क्या आ जाता तो ये ऑप्शन आता, तो इस माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा, डोंट वरी अबाउट दिस। लेकिन कोई अदर ऑप्शन है क्या? नहीं है, बी इज माई आंसर। लेकिन सर एक बात बताएं, आप कौन करेगा ऐसे, बताओ आप, ऐसे लंबे प्रोसीजर के साथ कौन करेगा? कुछ शॉर्टकट हो तो दिखाइए ना। बिल्कुल, चलिए शॉर्टकट दिखा देते हैं। क्या कहता है हमारा शॉर्टकट? हमारा शॉर्टकट सिंपल सी बात करता है और वो ये करता है कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स हुआ, उसमें हम वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमडा x आएगा साहब। आप मल्टीप्लाई करेंगे हमारे a में वेक्टर का, तो वो वेक्टर खुद आ जाएगा और साथ में लेमडा, एक स्केलर क्वांटिटी जो कि आइगन वैल्यू, वो बाहर रहेगी। मतलब इस मैट्रिक्स को इनमें से कोई यदि एक वेक्टर हुआ, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही आएगा, एंड समथिंग विल कम आउट, एंड समथिंग, दैट समथिंग इज नथिंग बट अवर आइगन वैल्यू। अच्छा, तो इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे? हिट एंड ट्रायल मेथड वाली कहानी नहीं, हिट एंड ट्राई मत करो, जनरल तरीके से करने की कोशिश करता हूँ। हिट एंड ट्राई भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं, आज़ाद हो आप, ठीक है। ये इसको ऐसे लेना पड़ेगा। आइए जरा, मैं मानता हूं कि हमारा जो वो है वेक्टर जो है दैट इज a एंड b, तो उसका मल्टीप्लाई इसमें होगा 5 3 1 3। इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूं a और b का, क्या आ रहा है जरा देखते हैं। सो 5a प्लस 3b, यहाँ आ जाएगा a प्लस 3b, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? a b के बराबर। बेशक साथ में ये लेमड़ा रहेगा, कोई दिक्कत, ये समझ में आ रहा है आपको? ये ऐसे ही होगा। तो जनरल तरीके से क्या लंबा तो नहीं चले जाएंगे, अदरवाइज फिर डायरेक्ट हम हमारे हिट एंड ट्राई मेथड पर आ जाएंगे। चलो फिलहाल तो देखते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन से पता चलता है कि 5a प्लस 3b इज इक्वल टू लेमडा a, और यहाँ आ जाएगा a प्लस 3b इज इक्वल टू लेमडा b। क्या आ गया साहब? अब क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं, सपोज तो ये कट जाएगा, 5a में से ये आएगा 4a बचेगा, और ये बच जाएगा लेमडा a माइनस b। तो मेरे ख्याल से ये तो लंबा पड़ेगा हमें, सो हिट एंड ट्राई मेथड ही लेनी पड़ेगी। चलो हिट एंड ट्राई मेथड ले लेते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से। यदि लंबा पड़े तो फिर काय का शॉर्टकट है कि नहीं? अब हम क्या करेंगे, इन्हीं में से चूज करेंगे 1 बाय 1 और फाइंड करेंगे। सपोज हम a से चलेंगे, हमें तो पता नहीं ना b आंसर, हम a से चल रहे हैं। a से हमने चला, और चूंकि ये नॉर्मलाइज्ड फॉर्म है तो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म भी कोई ज़्यादा असर नहीं करेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। सॉरी, आपने लिखा 5 1 3 3, यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस बाय दिस, 1 बाई 2 और दिस 1 बाई 2 एंड √3/2 मल्टीप्लाई किया आपने, तो आपको मिला 5/2 प्लस 3√3/2, आपको मिला 1/2 प्लस 3√3/2। समझ जाएंगे आप थोड़ी देर में कि पहला ऑप्शन नहीं है। ऊपर आया 5 प्लस 3√3/2, नीचे आया 1 प्लस 3√3/2। अब बताइए, कुछ भी कॉमन लेके क्या आप इसे ऐसा बना सकते हैं 1/2 और नीचे इधर बचे √3/2? नहीं, हो ही नहीं सकता। तो ये आंसर नहीं है हमारा। ठीक, अब हम दूसरा ऑप्शन लेते हैं, हिट एंड ट्राई करते जा रहे हैं, समझते जाइए। दूसरा 1 इससे मल्टीप्लाई करें, 5 1 3 3,
1/√2 माइनस 1/√2, इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सो 5/√2 माइनस 3/√2, यहाँ बचेगा 1/√2 माइनस 3/√2, इजंट इट? यस। तो ऊपर बचेगा 2/√2 है ये, 2/√2, और यहाँ बचेगा माइनस 2/√2। वाह, कमाल हो गया। 2 इज कमिंग आउट, आपके पास बच रहा है 1/√2 माइनस 1/√2। हिट एंड ट्राई मेथड से कहानी खत्म हो गई आपकी। ये देख लीजिए, सॉरी, अब ठीक है। सो ये देख लीजिए आपका x, ये है आपकी लेमडा, और आपने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, ये a रहा, a का x के साथ, ये ax इज इक्वल टू लेमडा x, कंडीशन सेटिस्फाइड। तो या तो बाय प्रोसीजर जाइए या हिट एंड ट्राई मेथड से कर लीजिए। समझ गए ना बाबू? अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन नंबर 116 बनेगा। 116 क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, हैज आइगन वैल्यूज भी दे दी उसने, ओके। एन आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू 5 इज दिस, वन ऑफ द आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स M³ इज। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। उसने भाई साहब इसका ये 5 के रिस्पेक्ट में आइगन वेक्टर दे दिया, 1, 2 एंड -1। दिस इज आइगन वेक्टर। किसका है ये? M का है साहब। और वो आपसे पूछ रहा है M³ का। हमने क्या पढ़ा? M का, M³ का, सभी का आइगन वेक्टर वही होगा 1, 2 -1। क्या हमारे ऑप्शन में है क्या ये 1, 2 -1? यस, ये रहा, दिस इज माई आंसर। लेकिन मान लो ये नहीं होता तो फिर हिट एंड ट्राई मेथड से काम हो जाता हमारा, क्योंकि हो सकता है फिर वो आइगन वैल्यू -3 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा हो या 3 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा हो। इनके रिस्पेक्ट में आइगन वेक्टर तो दिया नहीं है, हो सकता है वो M³ का इनके रिस्पेक्ट में आइगन वेक्टर का ऑप्शन कहीं पे रहता है कि नहीं। चलो अगला क्वेश्चन होगा 117। द आइगन वैल्यूज ऑफ 2 × 2 मैट्रिक्स X are -2 and -3। द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स X + 1 इनवर्स, नहीं X + 1 नहीं, X + आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनवर्स X + 5i R। अच्छा, 2/2 मैट्रिक्स, उसकी आइगन वैल्यूज -2 और 3, और हमसे पूछा जा रहा है आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स दिस। लेट्स टेक दिस इज द मैट्रिक्स P। मैट्रिक्स P है X + I एंड उसका इनवर्स X + 5i। क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास? इन्फॉर्मेशन ये है कि मैट्रिक्स X जो है उसकी आइगन वैल्यू है पहले -2 के रिस्पेक्ट में निकालते हैं ना, ठीक है। X + I की कितनी हो जाएगी फिर? X + I की सर -2 + 1 हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की 1, ठीक। तो इसका आंसर क्या? इसका आंसर सबसे पहले X + 1 का, X + आइडेंटिटी का आंसर आ गया -1। अब इसका इन्वर्स करना है ना, उल्टा करना है। सो X + 1 का इन्वर्स करना है, तो कुछ नहीं सर, ये भी पलट जाएगी, बोले तो ऐसा आ जाएगी, ये दिस, इजंट इट? सो इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हम निकालते हैं 5i की, इसको सोल्व करते हैं 5i वाले को। सो x की है आपके पास -2, x + 5 और i भी है साथ में, तो इसकी हो जाएगी -2 + 5, सो देट इज कितना बेटा? 3। एम आई राइट? यस, 3। तो बस यहाँ रख देते हैं भाई, इसकी वैल्यू हो गई -1 हो गई, इसकी वैल्यू है कि नहीं, और इसकी कितनी हो गई? 3 हो गई। सो पहली आइगन वैल्यू इसकी आ गई -3। सो -3 किसी में है क्या? इसमें भी है और इसमें भी है, ये पहला दूसरा नंबर सीक्वेंस से मतलब नहीं है, ओके। सो -3 आया, मतलब ज़रूरी नहीं कि नंबरिंग इधर उधर भी लिखा हो सकता है, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई सीक्वेंस में चीज़ें नहीं पूछी आपसे। उसके बाद दूसरी है -3। चलिए, x यदि -3 हुआ तो x + आइडेंटिटी कितनी होगी?
-3 + 1 दैट इज -2। x + i का इनवर्स इसकी कितनी होगी, -1/2 हो जाएगी, माइनस साइन ऊपर, कोई दिक्कत। अब x + 5i की निकाल लेते हैं, x + 5i, x है -3 और ये है 5, सो दिस इज 2 है साहब। चलो तो 2 आ गई आपके पास, और अब आपको निकालना है इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये रहा इनवर्स दैट इज 1/2, और ये रहा आपका दिस जिसकी वैल्यू है 2, तो ये कंट्रीब्यूट कर रहा है -1। तो 2 आइगन वैल्यूज हो जाएंगी इसकी, एक तो -3 और एक -1। ये सेट जहां भी हो वो आंसर होगा, सो आंसर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, ये है अगला क्वेश्चन। द मिनिमम एंड मैक्सिमम आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स आर -2 and 6 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज अदर आइगन वैल्यू। इससे इजी क्वेश्चन कभी कोई पूछेगा आपसे, आप जानते हैं आंख मीच के कि 3 आइगन वैल्यूज इसकी मिलेगी, और तीनों का यदि समेशन करना चाहा तो वो किसके बराबर आएगा, 1 + 5 + 1 दैट इज 7 के बराबर आएगा। अब उसने इनमें से 2 वैल्यूज दे दी, -2 and 6, सो -2 दे दिया +6 दे दिया, λ3 दिया नहीं है, तो हमें कौन सी मतलब मुसीबत आन पड़ी है। सो 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बचेगा, 4 + λ3 = 7, सो λ3 = 3, जो बची हुई λ है वो है आपकी 3। समझ में आ गई बात। इसका नंबरिंग कौन सी थी, 118 लिख लेते हैं, 118। 2-3 और ले लेता हूं, ले लिया मैंने। और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फॉर द गिवन मैट्रिक्स वन ऑफ द आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू -2, कैलकुलेट कर दिया उसने हमारे लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइगन वेक्टर। तो भाई आइगन वैल्यू दे दी तो या तो डायरेक्ट प्रोसीड कर दें, या फिर हमारे पास एक ऑप्शन तो है ही क्रॉस वेरीफाई वाला, क्योंकि हम जानते हैं, दुनिया भी जानती है कि p में यदि x का मल्टीप्लाई कर देंगे सो λx आएगा, वेयर λ इज द आइगन वैल्यू एंड दिस इज नथिंग बट द आइगन वेक्टर। जानते हैं हम ये फॉर्मूला। अब चूंकि हमें -2 दे दिया है तो इक्वेशन बनाते हैं, बाय इक्वेशन जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2λ, और चूंकि वो -2 दिया है तो ये +2 हो जाएगा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि p - λ बनाते हैं ना हम, एंड दिस इज नथिंग बट x, और ये हो जाएगा 0। ये लीजिए p + 2i कर लेंगे, 2 जोड़ देंगे डायगोनल एलिमेंट्स में, चले जोड़ें, सो ये हो जाएगा 5, ये 0, ये 0, ये -2 कितना जोड़ रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं, सो ये 0 और ये 0, ये 2, ये 1, 2 जोड़ रहे हैं, और ये 3, हियर इट इज। ये हमारा अभी सारी वैल्यूज नहीं लिख रहा हूँ, समझ जाओगे ना बेटा, एंड यहाँ पे 0, समझिएगा बात को, कंफ्यूज नहीं होना। ओके, आइगन वेक्टर्स निकाल रहा हूँ मैं, आगे बढ़ता जा रहा हूँ। मुझे अब रो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना। क्या ये रो एचेलॉन फॉर्म में नहीं है सर, तो ये 3 गायब हो जाएगा क्या, आसानी से हो जाएगा। 5 - 2 2 0 0 1 0 0 0 कैसे हुआ, यू नो वेरी वेल। यहाँ पे वेरिएबल्स और यहाँ पे = 0, कोई आपत्ति बिल्कुल नहीं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन होगा, 1 होगा। इक्वेशन क्रिएट कीजिए, सो दिस इज नथिंग बट 5x1 - 2x2 + 2x3 = 0, एक इक्वेशन। यहाँ से आ रहा है x3 = 0, शाबाश, x3 = 0 आ गया। किसी में x3 = 0 है क्या, यस। आगे बढ़ने की भी ज़रूरत नहीं रही, कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं रही, बताइए, है ना। और कैलकुलेट करना भी होता तो कर देते हैं हम। x3 = 0 हो गया। अब या तो x1 को मान लूँ या x2 को मान लूँ, जो मेरी मर्जी। सो फिलहाल मैं मान लेता हूँ, सपोज x1 x2 = k मान लिया मैंने, है ना। तो यहाँ से 5x1 = 2k, x1 = 2/5k आता मेरे पास, 2/5k। अब देखना जरा ध्यान से,
जो मेरा वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, मैंने x1 को कितना माना बेटा, सॉरी x2 को माना ना मैंने, तो ये हो जाएगा 2/5k, इसको माना मैंने k, और ये तो 0 है ही, k को बाहर निकाल सकता हूँ और 5 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। सो k को बाहर 5 सभी में मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 250, सो 250 इज माई वेक्टर। डिड यू गेट माई पॉइंट? इससे कोई मतलब नहीं, 5 का मल्टीप्लाई किया, 5 का डिवीज़न किया, कोई मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है। किससे? 250 से। 250 ये रहा। x1 को k मान लेते तो 520 आ जाता, तो बस वही ऑप्शन समझ जाते हैं हम कि ऊपर नीचे हो गया, दैट्स इट। एक ही ऑप्शन रहता और कुछ दिखाई नहीं देता। अगला क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन 120, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स दे दिया है, अब हमारे पास आइगन वैल्यू तो नहीं निकालेंगे, इतने बेवकूफ़ तो नहीं है हम किसके आइगन वैल्यू निकालने जाएंगे। अब हम क्रॉस वाला करेंगे, क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे हिट एंड ट्राई मेथड से। क्या करना है हमें? कुछ नहीं सर, ए दिया हुआ है, यस ए दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, इनमें से कोई एक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमड़ा एक्स वाला फॉर्मेट बन जाएगा। 1 बाय 1 उठाएंगे ना, चलो 1 बाय 1 उठा लेते हैं, फटाफट हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये एक बार लिखूंगा, ये डिलीट करता रहूँगा। सो 5 0 0 0 0 5 0 0 0 5 2 3 0 0 1 1। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोस्त मैं, ठीक, थोड़ा सा इसको उठा के इधर रख लेता हूँ, और मल्टीप्लाई जिसका कर रहा हूँ वो वैल्यूज यहाँ डालूंगा और आंसर जो आएगा वो मैं यहाँ लिख दूंगा। पहला ऑप्शन लेते हैं, 1 -2 0 0 0 0। लास्ट के दो टर्म से कोई मतलब नहीं है, अब आपको सीधा इसमें मल्टीप्लाई करना है। 5 का 1 में कर दो, सो 5 आया, ये सारे शून्य है कि नहीं। फिर 0 का इसमें करो 1 में, सो ये भी शून्य। 5 का -2 में करो, सो ये -10। लास्ट के दो तो करो ही मत क्योंकि ये 0 बन जाएंगे। ये 0 0 है तो भाई किसकी मजाल कि यहाँ 0 ना आए, और ये भी 0 0 है। बना क्या हमारे पास? 5 -10 एंड दिस। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इसकी कोई मतलब बची नहीं। मेरा ऑप्शन ए ही मुझे मिल गया, 5 विल कम आउट, और यही अंदर बच गया 1 -2 0 0। अब देखो, जिससे आपने मल्टीप्लाई किया ना इससे, एक सेम टू सेम एक्स यहाँ भी आ गया, और 5 बाहर आया तो ये लेमड़ा, एंड दिस इज एक्स इज इक्वल टू लेमड़ा एक्स। दिस इज द फॉर्मूला, हिट एंड ट्राई मेथड। हो गया ना। अब हम सीखेंगे केली हैमिल्टन थ्योरम।